गुड आफ्टरनून ऑल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? हम सब करें जल्दी से। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? हम सब करें। ओके। चलो देन स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी यूनिट 10 है सिविल इंजीनियरिंग वाली, उसके अंदर सर्वेइंग सब्जेक्ट अपना कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपने देखा था कि सीमेंट हमारा एक मटेरियल था और दूसरा हमारा ब्रिक्स था, जिसकी प्रॉपर्टीज और टेस्ट हमें पढ़ने थे। ठीक है, तो वो दोनों भी हमने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट। क्लियर? नेक्स्ट हमारा जो मटेरियल है, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, वो हमारा क्या है? वो हमारा एग्रीगेट है। क्लियर? तो एग्रीगेट की अपन यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लेक्चर नंबर 3। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, लेक्चर 3। और हमारा जो टॉपिक है, वो टॉपिक हमारा है एग्रीगेट। क्लियर? हमारा टॉपिक क्या है? एग्रीगेट। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट आता है कि व्हाट इज एग्रीगेट। एग्रीगेट आपका क्या कहलाता है, या एग्रीगेट से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो एग्रीगेट की अगर मैं बात करूं, तो एग्रीगेट आपका क्या होता है, यह रॉक का स्मॉल पीसेस होते हैं। क्लियर? जो रॉक आपकी होती है, रॉक के स्मॉल स्मॉल पीसेस अगर हम कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, हमें एग्रीगेट मिलता है। क्लियर? तो एग्रीगेट आर स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक दैट आर मिक्स्ड विद अ बाइंडिंग मटेरियल टू प्रोड्यूस कंक्रीट और मॉर्टर। तो एग्रीगेट हमारा क्या हो गया? एग्रीगेट हमारा हो गया रॉक का स्मॉल पीसेस। क्लियर? रॉक के स्मॉल पीसेस हो गए। अगर मैं इन स्मॉल पीसेस को बाइंडिंग मटेरियल के साथ मिक्स करता हूं, तो हमें कंक्रीट और मोर्टार मिलता है। क्लियर? द बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड इज सीमेंट। सीमेंट हो सकता है, बिटुमन हो सकता है, ईटीसी। क्लियर? लाइन भी आपका हो सकता है, ईटीसी। क्लियर? अगर सीमेंट आपने यूज किया है, तो आप उसको सीमेंट कंक्रीट बोलोगे, और अगर आपने एज अ बिटुमन बाइंडिंग मटेरियल यूज किया है, तो आप बिटुमिनस कंक्रीट बोलोगे। आप बोलोगे सर बिटुमिनस कंक्रीट कहाँ पे यूज किया जाता है? तो जो रोड बनता है ना आपका बिटुमिनस रोड, क्लियर, वहां पे आप बिटुमिनस कंक्रीट का यूज करते हो। किसका यूज करते हो? बिटुमिनस कंक्रीट का यूज करते हो। क्लियर? ये आप देख रहे हो, इस टाइप का आपका एग्रीगेट होता है। इसी को आप ब्रोकन स्टोन भी बोलते हो। ठीक है, तो ये आपका एग्रीगेट हो गया। समझ में आया एग्रीगेट क्या कहलाता है? रॉक के स्मॉल पीसेस आपके होते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा जो एग्रीगेट होता है वो कितने टाइप का होता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्या है? टाइप ऑफ एग्रीगेट है। तो टाइप ऑफ एग्रीगेट की अपन यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ एग्रीगेट में आप यहाँ पे देखो, द एग्रीगेट में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। सबसे पहले अपन सोर्सेस की बात करेंगे, दूसरा शेप की बात करेंगे, और तीसरा वेट की बात करेंगे। क्लियर? मतलब हम जो टाइप ऑफ एग्रीगेट यहाँ पे देखेंगे, वो तीन तरीके से देखने वाले हैं कि शेप के बेसिस पर कितने टाइप का एग्रीगेट होता है, सोर्स के बेसिस पे कितने टाइप का एग्रीगेट होता है, और वेट के बेसिस पे आपका जो एग्रीगेट होता है कितने टाइप का होता है। क्लियर? सबसे पहले हम यहाँ पे
जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं जियोलॉजिकल ओरिजिन के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? जियोलॉजिकल ओरिजिन के बेसिस पर। और अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल ओरिजिन हमारा जो एग्रीगेट होता है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है आपका नेचुरल एग्रीगेट और दूसरा आपका क्या होता है? आर्टिफिशियल एग्रीगेट। क्लियर? पहला हो गया नेचुरली, जो आपको नेचुरली मिल जाए। आर्टिफिशियली का मतलब होता है मेन मेड, जो इंसान के द्वारा बनाया गया हो। ठीक है, तो अपन देखते हैं यहाँ पे आगे। द रॉक फ्रेगमेंट्स दैट नीड मिनिमल प्रोसेसिंग बिफोर यूज आर कॉल्ड नेचुरल एग्रीगेट। क्लियर? जो आपकी चट्टान होती है, क्लियर, तो रॉक के ऐसे फ्रेगमेंट्स जिसमें यूज करने के पहले बहुत कम से कम आपको प्रोसेस करनी पड़े। क्या करनी पड़े? बहुत कम से कम आपको प्रोसेस करनी पड़े। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं एक सिंपली, कि आपने नदी किनारे छोटे छोटे गोल राउंडेड छोटे छोटे पत्थर देखे होंगे, तो उसको आप लेके आओगे और एज इट इज आप उसको यूज कर लोगे। क्लियर? तो मतलब यहाँ पे आपको ज्यादा प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी कि आप उसको प्रॉपर शेप साइज ये सारी चीजें कर रहे हो। क्लियर? ज्यादा प्रोसेस आपको नहीं करनी पड़ रही है। आपको नेचुरली मिला, नेचुरली जो आपको रॉक मिली आप लेके आए, और थोड़ा बहुत आपको प्रोसेस करना पड़ा उसको प्रिपेयर करने के लिए, और उसके बाद आपने यूज कर लिया। तो ऐसा एग्रीगेट आपका क्या कहलाता है? ऐसा एग्रीगेट आपका नेचुरल एग्रीगेट कहलाता है। क्या कहलाता है? नेचुरल एग्रीगेट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? नेचुरल एग्रीगेट कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट, द नेचुरल एग्रीगेट आर जनरली अवेलेबल एट द अर्थ सरफेस। क्लियर? कहां पे अवेलेबल होते हैं? अर्थ सरफेस पर अवेलेबल होते हैं। दे आर कलेक्टेड बाय एक्सकेवेटिंग पिट इन ग्राउंड, ऑन रिवर बेड्स एंड ऑन अ सी बेड। क्लियर? यही मैंने अभी आपको बताया कि आप नेचुरल एग्रीगेट को कहां से कलेक्ट कर सकते हो, कैसे कलेक्ट करते हो? आप एक पिट, गड्ढा खोदते हो, क्लियर, ग्राउंड पे, वहां से आप निकाल सकते हो, रिवर बेड से आप निकाल सकते हो, और सी बेड से भी आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। क्लियर? तो ये चीज आपको याद रखना है कि ये जो नेचुरल एग्रीगेट आपका है आप कहां से कलेक्ट करोगे? या तो आप ग्राउंड, मतलब ग्राउंड में गड्ढा खोद के, क्लियर, या फिर रिवर बेड साइड, या फिर आप सी बेड साइड क्या कर सकते हो? सी बेड से आप निकाल सकते हो। क्लियर? मतलब नदी के किनारे से, समुद्र के किनारे से आप नेचुरल एग्रीगेट को कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे। बिफोर यूज द नेचुरल एग्रीगेट मस्ट बी वॉश्ड टू क्लीन द फॉरेन मटेरियल्स एल्स द बाइंडिंग मटेरियल डज नॉट वर्क प्रॉपरली। क्लियर? जैसे आप नेचुरल एग्रीगेट को लेके आए तो आपको प्रॉपरली उसको वॉश करना है, प्रॉपरली आपको क्लीन करना है। क्यों करना है? क्योंकि मान लो कि जो नेचुरली आप एग्रीगेट लेके आए हो उसके ऊपर क्ले पार्टिकल्स आपके स्टिक हैं, चिपके हुए हैं, और आपने एज इट इज उसको कंक्रीट में यूज कर लिया, मतलब बाइंडिंग मटेरियल के साथ यूज कर लिया, तो वो जो बाइंडिंग मटेरियल आपका है वो आपका क्या नहीं होगा? उसके ऊपर पेस्ट नहीं होगा, चिपकेगा नहीं। ठीक है, तो आपको यूज करने के पहले उसको प्रॉपरली क्या करना है? प्रॉपरली आपको वॉश्ड करना है, उसको क्लीन करना है। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर है कि IS 383 1970। क्लियर? और ये बाद में आपका 2002 में अपडेट हुआ। क्लियर? 383। क्लियर? इसने कोर्स एंड फाइन नेचुरल एग्रीगेट के लिए कुछ गाइडलाइन दी थी, तो वो गाइडलाइन अपन यहाँ पे देखते हैं। क्लियर? गाइडलाइन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। क्लियर? मतलब कुछ गाइडलाइन है, आगे अपन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, नेचुरल हो गया आपका। आर्टिफिशियल देखो, artificial aggregate are produced from materials that are produced through an artificial process। क्लियर? आर्टिफिशियल प्रोसेस के द्वारा जो आपका एग्रीगेट प्रोड्यूस किया गया होगा उसको आप आर्टिफिशियल एग्रीगेट बोलोगे। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे आर्टिफिशियल एग्रीगेट आपका जो होता है वो होता है ब्रोकन ब्रिक्स। ईंट तो आपके द्वारा बनाई गई है, उसको आपने तोड़ के क्या बना लिया है? आपने एग्रीगेट बना लिया है। वंट क्ले एग्रीगेट। क्लियर? मिट्टी को जला के जो आप बनाते हो। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। क्लियर? जो आपकी आयरन इंडस्ट्री वगैरह होती है उसके जो बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो स्लैग जो आपका निकलता है, तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग आपका हो गया, और आपका हो गया सिंथेटिक एग्रीगेट। तो ये सभी के सभी आपके आर्टिफिशियल एग्रीगेट के एग्जांपल्स है। क्या है?
आर्टिफिशियल एग्रीगेट के एग्जांपल्स है। क्लियर। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका आता है क्रस्ड एंड रिसाइकल्ड एग्रीगेट। क्लियर। क्रस्ड एंड रिसाइकल्ड एग्रीगेट ये कैसा, तो देखो कंक्रीट ग्रेड एग्रीगेट इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर एंड हेंस इट नीड टू बी प्रोड्यूस्ड। कंक्रीट ग्रेड के लिए जो एग्रीगेट आप यूज कर रहे हो वो सभी जगह अवेलेबल नहीं होता है, इसको आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो द रॉक आर क्वारिड। क्लियर। स्टोन को निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको क्वायरिंग बोला जाता है। क्लियर। उसको क्या बोला जाता है, क्वायरिंग, पत्थर की खदान जो आप बोलते हो। ठीक है। तो द रॉक आर क्वारिड एंड क्रश्ड, उसको क्रश किया जाता है विथ मैकेनिकल मींस टू प्रोड्यूस द एग्रीगेट। आपने क्रैशर स्टोन देखा होगा, बड़ी बड़ी क्रैशर मशीनें लगी हुई होती हैं, स्टोन को लाया जाता है, उस स्टोन को उसके अंदर डाल दिया जाता है और वो क्रश करके आपको एग्रीगेट बना देती है। क्लियर। तो सच एग्रीगेट इज कॉल्ड क्रश्ड एग्रीगेट। क्लियर। ऐसे एग्रीगेट को क्या बोला जाता है, ऐसी एग्रीगेट को क्रश्ड एग्रीगेट बोला जाता है। क्लियर। ये चीज आपको याद रखना है कि क्रश्ड एग्रीगेट आपका क्या होता है, क्रश्ड एग्रीगेट आपका होता है रॉक जो आपकी होती है उसको आप लेके आते हो और आप उसको क्या करते हो, आप उसको क्रश करते हो। क्लियर। आप उसको क्या करते हो, आप उसको क्रश करते हो मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, दे आर हाई क्वालिटी एग्रीगेट एज दे आर प्रोड्यूस अंडर कंट्रोल्ड मैकेनिकल इक्विपमेंट। क्लियर। ये जो आपका एग्रीगेट यहाँ पे होता है ना, ये हाई क्वालिटी एग्रीगेट होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल इक्विपमेंट के द्वारा प्रॉपर कंट्रोल्ड चीजें रहती हैं आपके हाथ में, यहाँ पे एग्रीगेट को प्रोड्यूस किया जाता है। क्लियर। और रिसाइकल्ड क्या होता है, देखो द रिसाइकल्ड एग्रीगेट सर्व्स मल्टीपल पर्पज, इट fulfills its desired duties and it is sustainable as it produced from concrete waste। क्लियर। तो रिसाइकल्ड एग्रीगेट जो आपका होता है वो आपका कहां से मिलता है, कंक्रीट वेस्ट से। अब जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो पीक्यूसी रोड आपके होते हैं, रिजिड पेवमेंट होते हैं, तो कभी कभी लेन बड़ा करना है या कुछ भी करना है तो वो रोड को तोड़ दिया जाता है, बड़े बड़े पीसेस में निकलता है, तो उसको आप क्रश करके फिर से एग्रीगेट बना सकते हो। रिसाइकल्ड एग्रीगेट वो कहलाता है आपका। क्लियर। वो आपका क्या कहलाता है, रिसाइकल्ड एग्रीगेट कहलाता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें तो देखो यहाँ पे वही लिखा है, द डेब्रिस ऑफ द ओल्ड कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर इज क्रश्ड टू प्रोड्यूस रिसाइकल्ड एग्रीगेट हेंस नो क्वायरी इज रिक्वायर्ड। इसके लिए कोई क्वायरी रिक्वायर्ड नहीं होती है। द रिसाइकल्ड एग्रीगेट आर एन एक्सीलेंट अल्टरनेटिव टू कंजर्वेटिव एग्रीगेट इन बैकफिलिंग। जैसे कि कोई बैकफिलिंग करना है, रिटेनिंग वॉल आपने बनाई है, रिटेनिंग वॉल के उधर आपको बैकफिलिंग करना है, ड्रेनेज वगैरह में आपको यूज करना है, या फिर आपको एम्बैंकमेंट बनाना है। एम्बैंकमेंट समझते हो, जैसे कोई रेलवे लाइन जा रही है तो ऐसा आप मिट्टी का वो स्लोपिंग वाला जो टेपर्ड आप जो सेक्शन बनाते हो, दैट्स कॉल्ड द एम्बैंकमेंट। क्लियर। तो एम्बैंकमेंट बनाना है, ड्रेनेज बनाना है, या फिर आपको बैकफिलिंग करना है तो वहां पर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, रिसाइकल्ड एग्रीगेट को। ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिन और सोर्स की हमने बात कर ली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेन साइज के बेसिस पे हमारा जो एग्रीगेट होता है वो कितने टाइप का होता है। क्लियर। तो ग्रेन साइज के बेसिस पे अगर देखा जाए तो हमारा जो एग्रीगेट होता है वो दो टाइप का होता है, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। ठीक है। अब सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल ग्रेड 1 ग्रेड 2 जो हमारा एग्जाम है इसके अंदर आपको सिर्फ उन्होंने मेंशन किया है कि कोर्स एग्रीगेट के बारे में आपको पढ़ना है कि कोर्स एग्रीगेट की क्या प्रॉपर्टीज है, मतलब एग्रीगेट की क्या प्रॉपर्टीज है, और कोर्स एग्रीगेट पर आप कौन कौन से टेस्ट अप्लाई करते हो, कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हो। ठीक है। तो वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एज पर IS 383/1970 क्लियर, द एग्रीगेट पासिंग थ्रू IS sieve of 4.75 mm आर टर्म्ड एज फाइन एग्रीगेट। मतलब अगर हम एग्रीगेट को इंडियन स्टैंडर्ड सीव नंबर 4.75 से क्या कराते हैं, पास कराते हैं, तो जो मटेरियल पास हो जाएगा वो हमारा फाइन एग्रीगेट कहलाएगा, और जो मटेरियल हमारा पास नहीं होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कोर्स एग्रीगेट कहलाएगा। क्लियर। वो हमारा क्या कहलाएगा, कोर्स एग्रीगेट कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं
कि भाई ये हमारी एक सीब है और सीब का यहाँ पे नंबर में लिखे दे रहा हूँ, ये सीब हमारी जो है 4.75 mm की हमारी सीब है। ठीक है, अब कुछ मटेरियल होगा, ठीक है, कुछ मटेरियल होगा जो यहाँ पर क्या हो गया होगा, पास हो गया। ठीक है, ये हमारा पास मटेरियल होगा। ठीक है, पास मटेरियल होगा, और ये जो मटेरियल यहाँ पर होगा ऊपर इसके, वो हमारा मटेरियल कौन सा होगा, वो हमारा रिटेन्ड मटेरियल, वो हमारा क्या होगा, रिटेन्ड मटेरियल होगा। ठीक है, तो जो मटेरियल हमारा क्या हो गया है, पास हो गया है, तो ये हमारा मटेरियल क्या कहलाता है, फाइन। और जो मटेरियल आपका रिटेन्ड है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कोर्स। और ये आपका क्या है, ये आपकी IS सीव है। क्लियर। तो ये IS सीव आपको किसने बताई है, ये IS सीव आपको बताई है इस IS कोड ने। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो भाई क्या हो गया कि 4.75 mm की सीव लेना है, उससे आपको छान देना है, जो पास होगा वो फाइन, और जो रिटेंड रह गया वो आपका कोर्स एग्रीगेट कहलाएगा। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो डिफरेंट पर्पज के लिए अलग अलग यहाँ पे साइजेस की बात की है। तो देखो द जनरल मैक्सिमम कोर्स एग्रीगेट साइज यूज्ड इन सीमेंट कंक्रीट इज 40 mm। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सीमेंट कंक्रीट के अंदर जो हम कोर्स एग्रीगेट की साइज यूज करते हैं वो जनरली 40 mm करते हैं। क्लियर। व्हाइल 4.75 to 20 mm इज द मोस्ट यूज्ड साइज। क्लियर। और सीमेंट कंक्रीट में तो 40 mm करते हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज करने वाली साइज आपकी है वो साइज कौन सी है, 4.75 to 20 mm, ये सबसे ज्यादा यूज करने वाली आपकी साइज हो गई। फॉर बिटुमिनस कंक्रीट लेस देन 10 mm साइज एग्रीगेट इज चॉइस। क्लियर। मतलब 10 mm से कम साइज वाला आपको यहाँ पे क्या करना है, एग्रीगेट लेना है। ठीक है, ये भी याद रखना। क्लियर। नेक्स्ट, फॉर मास कंक्रीट वर्क द परमिट कोर्स एग्रीगेट साइज आर क्लासिफाइड एज। जैसे अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूं, क्लास यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे वेरी लार्ज साइज की अगर बात करें तो 80 से 150 mm, लार्ज साइज की बात करें तो 80 से 40 mm, मीडियम की अगर मैं बात करूं तो 20 से 40 mm की साइज कहलाती है, और स्मॉल की अगर मैं बात करूं तो 4.75 टू 20 mm साइज जो होती है वो आपकी स्मॉल साइज होती है एग्रीगेट की। क्लियर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपकी यहाँ पे क्या है, साइजेस हैं। जैसे वेरी लार्ज साइज ये है, लार्ज साइज 80 टू 40, मीडियम साइज 20 टू 40 mm, स्मॉल आपका जो है 4.75 टू 20 mm। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो फाइन एग्रीगेट की यहाँ पे बात करते हैं। तो फाइन एग्रीगेट जनरली टर्म एज सेंड। क्लियर। फाइन एग्रीगेट की अगर मैं बात करूं तो जनरली आप फाइन एग्रीगेट को क्या बोलते हैं, सेंड बोलते हैं, यही बोलते हो, सेंड बोलते हो। क्लियर। तो कंपोज्ड ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज द फॉर्म ऑफ क्वार्ट्ज। क्लियर। जो सेंड आपकी होती है इसके अंदर होता क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, किसके फॉर्म में, क्वार्ट्ज के फॉर्म में। ठीक है। The sand is further classified into 4 zones as per material passing through Indian Standard Sieve। क्लियर। इंडियन स्टैंडर्ड सीप से मटेरियल पासिंग के बेसिस पर आपने सैंड को 4 जोन में क्लासिफाइड किया है। द एवरेज पार्टिकल साइज इंक्रीज इन मूविंग फ्रॉम जोन 1 टू जोन 4, हेंस द फाइननेस मॉडुलस डिक्रीज। क्लियर। उससे क्या होगा, इसका फाइननेस मॉडुलस डिक्रीज होता जाएगा। जैसे अगर मैं इंडियन स्टैंडर्ड सीप की बात करूं तो एक यहाँ पे आपने सीप लिया 10 mm, 10 mm के बाद 4.75 mm, फिर 2.36 mm, फिर 1.18 mm, फिर आया आपका 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 150 माइक्रोन, ये आपकी इंडियन स्टैंडर्ड सीप हो गई हैं। ये जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो परसेंटेज पासिंग फॉल लिखा हुआ है। 10 mm की सीप के ऊपर आपने पास किया, 100% आपका पासिंग आ गया है। कितना आ गया, 100% पासिंग आ गया है। 4.75 पे आपने देखा तो जोन 1 में 90 से 100 के बीच में पासिंग, यहाँ पे भी 90 से 100 के बीच में पासिंग, 90 से 100 के बीच में, 90 से 100 के बीच में। क्लियर। 2.36 में आप देखोगे तो 60 टू 95% आपकी जोन 1 में पासिंग, जोन 2 की पासिंग आप देखो 75 से 100 आ गई, जोन 3 की पासिंग आप देखोगे तो 85 टू 100 है, और जोन 4 की 95 टू 100 है। क्लियर। क्लियर।
मतलब आप यहाँ पे एक चीज समझो, क्लियर, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, क्लियर। तो 1 to 4 हेंस द फाइननेस मॉडुलस डिक्रीज, क्लियर, आपका फाइननेस मॉडुलस क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो 1.18 mm साइज अगर आपने लिया तो आप यहाँ पे देखो पासिंग 30 to 70, 55 to 90, 75 to 100 और 90 to 100, ठीक है। नेक्स्ट 600 माइक्रोन में आप देखो तो 15 to 35, 25 से 55, 60 to 79, 80 to 100 आपका पासिंग आ गया जॉन 4 में। 300 माइक्रोन में 5 to 20, जॉन 2 में 8 to 30 और जॉन 3 में 12 to 40, जॉन 4 में 15 to 50, क्लियर। ये सिर्फ एक बता रहा हूं मैं, ये एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने जो सेंड का क्राइटेरिया डिसाइड किया है वो कितना परसेंट मटेरियल हमारा पास हो रहा है, उसके बेसिस पर हमने वो जोन को डिसाइड किया है, जैसे जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन आता है वो आता है बेस्ड ऑन शेप। इसके बेसिस पर, शेप के बेसिस पर, क्लियर। तो अगर शेप के बेसिस पे बात की जाए तो हमारा जो एग्रीगेट होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे राउंडेड एंड एंगुलर एग्रीगेट। कौन सा, राउंडेड एंड एंगुलर एग्रीगेट। अब राउंडेड एग्रीगेट आपका क्या होता है, देखो, द राउंडेड एंड एंगुलर करस्पॉन्ड टू द शेप ऑफ एग्रीगेट, क्लियर, ये तो आपके शेप हो गए। द शेप ऑफ द एग्रीगेट इफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, क्लियर, एग्रीगेट का जो शेप होता है वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ को क्या करता है, इफेक्ट करता है। एंड इज हेंस अ पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन व्हेन सेलेक्टिंग द एग्रीगेट, क्लियर। इसलिए आप जब भी एग्रीगेट को सिलेक्ट करते हो तो आपको ये देखना है कि कौन से शेप का आप एग्रीगेट यूज कर रहे हो। क्यों, क्योंकि भाई शेप जो है वो डायरेक्टली कंक्रीट की स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। द राउंड एग्रीगेट टेंड टू roll over each other and are hence unsuitable for the embankment। जो राउंड एग्रीगेट आपका होता है एक दूसरे के ऊपर रोल कर जाते हैं, इसलिए हम इसको एम्बैंकमेंट में यूज नहीं करते हैं। दे हैव वॉइड्स रेंजिंग फ्रॉम 30 to 35%। इसके अंदर जो वॉइड्स की रेंज होती है, इसके अंदर जो वॉइड्स की रेंज होती है वो वॉइड्स की रेंज कितनी होती है, 30 to 35% आपको वॉइड्स की रेंज देखने को मिलेगी। द सीमेंट पेस्ट रिक्वायरमेंट इज लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में आ गया है कि किस टाइप के शेप के एग्रीगेट में सीमेंट पेस्ट जो आपका होता है उसकी रिक्वायरमेंट कम होती है, तो राउंडेड में आपकी कम होती है, क्लियर। तो द सीमेंट पेस्ट रिक्वायरमेंट इज लो ड्यू टू लेजर इंटरलॉकिंग, इसकी वजह से, कम इंटरलॉकिंग की वजह से, एंड मोर स्लाइडिंग टेंडेंसी की वजह से, क्लियर। फिर क्या है, द राउंड एग्रीगेट आर अवॉइडेड एज मच एज पॉसिबल। हम राउंड शेप एग्रीगेट जो हमारा होगा उसको हम अवॉइड करेंगे कंक्रीट के अंदर यूज करने से, ठीक है। याद रखना जो आपके सीमेंट पेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी वो बहुत ज्यादा कम यहाँ पर होगी, इसकी वजह से, लेजर इंटरलॉकिंग और मोर स्लाइडिंग टेंडेंसी की वजह से, ठीक है। अब बात करते हैं एंगुलर एग्रीगेट की। तो देखो, द एंगुलर एग्रीगेट आर इंटरलॉक्ड विथ ईच अदर, क्लियर। जो एंगुलर आपका एग्रीगेट होता है वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से क्या हो जाता है, बहुत अच्छी तरीके से इंटरलॉक हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से इंटरलॉक हो जाता है। देयरफॉर द एंगुलर एग्रीगेट ऑफर बेटर स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू द राउंडेड एग्रीगेट, क्लियर। इसलिए जो हमारा एंगुलर एग्रीगेट होता है वो राउंडेड एग्रीगेट के कंपैरिजन में बेटर स्ट्रेंथ आपको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। ओनली एंगुलर एग्रीगेट आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। ये पॉइंट आपको याद रखना कि जब भी हम कंक्रीट की बात करते हैं या कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हम एंगुलर एग्रीगेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एंगुलर एग्रीगेट का यूज करते हैं, क्लियर। इसका यूज करेंगे, एंगुलर एग्रीगेट का यूज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका इररेगुलर एग्रीगेट। नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट आपका आता है इररेगुलर एग्रीगेट, क्लियर। अब इररेगुलर एग्रीगेट आपका क्या कहलाता है, देखो, पिट सैंड एंड ग्रेवल आर एग्जांपल ऑफ इरेगुलर एग्रीगेट। जो पिट सैंड होती है, पिट सैंड आप सोच रहे हो कि पिट सैंड क्या होती है, भाई ग्राउंड पे जो आपने एक्सकेवेट किया है, गड्ढा खोदा हुआ है, ठीक है, उस गड्ढे से जो आपकी सैंड निकलती है
ठीक है, उसको आप पिट सैंड बोलते हो। और जो ग्रेवल आपका होता है वो आपके इरेगुलर एग्रीगेट में आते हैं। क्लियर? दे हैव पार्शियली नेचर मेड शेप। क्लियर? पार्शियली मतलब इसका जो शेप होता है, पार्शियली आधा शेप नेचर मेड होता है। क्लियर? और इसके अंदर जो वाइड रेंज होती है वो 35 से 37% आपको वाइड रेंज देखने को मिलेगी। क्लियर? नेक्स्ट है इरेगुलरली शेप्ड एग्रीगेट ऑफर लेजर वर्केबिलिटी। क्लियर? वर्केबिलिटी क्या होती है? कम होती है। एंड हैज बॉन्ड स्ट्रेंथ स्लाइटली गुड एज कंपेयर टू राउंडेड एग्रीगेट। बट राउंडेड एग्रीगेट के कंपैरिजन में जो आपकी स्ट्रेंथ होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, आपस में इंटरलॉक होने वाली जो स्ट्रेंथ होती है वो अच्छी होती है एज कंपेयर टू राउंडेड एग्रीगेट। क्लियर? बट नॉट एज रिक्वायर्ड फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। लेकिन हम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के अंदर इरेगुलर एग्रीगेट का यूज नहीं करते हैं। मैंने आपको बता दिया है यूज हम करेंगे एंगुलर एग्रीगेट का। इसका यूज करेंगे, एंगुलर एग्रीगेट का यूज करेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आता है हमारा फ्लैकी और इलोंगेटेड, फ्लैकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट। अब फ्लैकी और इलोंगेटेड एग्रीगेट हमारा क्या होता है? देखो, फ्लैकी एग्रीगेट आर थिन एग्रीगेट। क्लियर? कैसा होता है? थिन एग्रीगेट, बहुत पतला एग्रीगेट होता है, जिसको आप बोलते हैं ना, जो एग्रीगेट आपका होता है ना उसकी चिप्स जो होती हैं, पतली पतली सी चिप्स जो निकलती हैं, ठीक है, वो आपका फ्लैकी एग्रीगेट हो गया। तो फ्लैकी एग्रीगेट आपका थिन एग्रीगेट होता है। देयर थिकनेस इज लेस देन 60% ऑफ द पार्टिकल मीन डायमेंशन। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी जो थिकनेस होती है वो इसकी थिकनेस कितनी होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि थिकनेस जो आपकी होगी वो क्या होगी? लेस देन 60% ऑफ द पार्टिकल्स मीन डायमेंशन। जो पार्टिकल की मीन डायमेंशन है उससे 60% से भी कम आपको देखने को मिलेगी इसकी थिकनेस। ठीक है? द फ्लैकी एग्रीगेट आर अनडिजायरेबल एज दे हैव more voids and need more cement slurry to bind them together। क्लियर? इसके अंदर आपके जो देखने को मिलते हैं वॉइड्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, इसलिए सीमेंट स्लरी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? सीमेंट स्लरी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है इसको बाइंड करने के लिए, इसको क्या करने के लिए? बाइंड करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, इलोंगेटेड एग्रीगेट जो आपका होता है इसकी जो लेंथ होती है वो पार्टिकल की मीन डायमेंशन के 180% आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। क्लियर? आप देखो यहाँ पे क्या बोला मैंने, elongated aggregate have a length greater than 180% of particle mean dimension। क्लियर? पार्टिकल मीन डायमेंशन से 180% आपको ज्यादा लेंथ देखने को मिलेगी elongated aggregate की। क्लियर? फ्लैकी एंड elongated aggregate ऑफर लोअर वर्केबिलिटी, ये लोअर वर्केबिलिटी को ऑफर करते हैं एंड हेंस शुड बी अवॉइडेड, इसलिए हम इनको अवॉइड करते हैं। क्लियर? तो मोस्टली जो कंक्रीट आपका होता है ना उसके अंदर आप एंगुलर जो एग्रीगेट होता है उसका आप यूज करते हो। किसका करते हो? एंगुलर एग्रीगेट का आप यूज करते हो। ठीक है? चलो नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखते हैं कि भाई जो हमारा क्लासिफिकेशन है एग्रीगेट का वो वेट के बेसिस पे अपन देखते हैं। क्लियर? अगर मैं वेट के बेसिस पे बात करूं तो सबसे पहला आपका क्या आएगा? लाइट वेट एग्रीगेट आएगा। क्लियर? सबसे पहला क्या आएगा? लाइट वेट एग्रीगेट आएगा। और लाइट वेट एग्रीगेट की बात करें तो क्या होगा? लाइट वेट एग्रीगेट हैव यूनिट वेट अप टू 121 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्लियर? कितना आएगा आपका यूनिट वेट? बस तो यही चीज आपको याद रखना है कि भाई इसका जो यूनिट वेट होगा वो कितना यूनिट वेट होगा, तो वो यूनिट वेट आपको देखने को मिलेगा 121 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्लियर? तो ये यूनिट वेट हो गया। दे आर अवेलेबल इन आइदर नेचुरली एज अ प्यूमिस। ठीक है? अब आप सोच रहे हो कि प्यूमिस क्या है? राम सेतु। ठीक है? राम सेतु जो बना हुआ है ना, राम भगवान ने बनाया था, ठीक है, उसके अंदर जब वो उन्होंने पुल बनाया हुआ था पत्थरों को, तो बोला गया ना पत्थर तैरने लग गए थे, तो वो आपका प्यूमिस पत्थर था। क्लियर? वो आपका कौन सा था? प्यूमिस था। पोरोसिटी पोरस पत्थर था आपका। ठीक है? तो प्यूमस हो गया, डायटोमाइट हो गया, सॉडस्ट हो गई, राइस
हस्क हो गई, वॉल्केनिक सिंडर हो गया, क्लियर, और आर्टिफिशियल फॉर्म्स आपके हो गए कुछ, जैसे कि स्लैग हो गया, सेंटर्ड फ्लाई एश हो गया, ब्लॉटेड क्ले हो गया, कोक ब्रीज हो गया, एक्सपांडेड परलाइट हो गया। तो ये सभी लाइट वेट एग्रीगेट के क्या है, एग्जाम्पल्स है। तो ये एग्जाम्पल्स याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई इनमें से लाइट वेट एग्रीगेट कौन सा है, ठीक है। ये नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन आगे बढ़े, तो नेक्स्ट हमारा होता है नॉर्मल वेट, नॉर्मल वेट एग्रीगेट। नेक्स्ट हमारा क्या है, नॉर्मल वेट एग्रीगेट, क्लियर। तो नॉर्मल वेट एग्रीगेट देखते हैं। नॉर्मल वेट एग्रीगेट प्रोड्यूस कंक्रीट विथ यूनिट वेट रेंजिंग फ्रॉम 23 टू 26 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, क्लियर। अगर नॉर्मल वेट एग्रीगेट का आप यूज करते हो तो यहाँ पे किस यूनिट वेट रेंज का कंक्रीट प्रोड्यूस होगा, 23 टू 26 किलो न्यूटन मीटर क्यूब, ठीक है। ये यहाँ पे 121 नहीं होगा, ये 12 होगा आपका, ठीक है। ये बाई मिस्टेक यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 121 जो लिखा हुआ है, ठीक है। 23 टू 26 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी बिटवीन 2.5 टू 2.7, क्लियर। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी, ठीक है, यहाँ पे देख लो भाई। यूनिट वेट की रेंजिंग जो आपकी होगी, वो रेंजिंग आपकी आएगी, वो रेंजिंग आएगी आपकी 23 से 26 किलो न्यूटन, ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी ये रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका नहीं है, ठीक है, ये मैंने कैंसिल यहाँ पर कर दिया, ठीक है। चलो, और क्रैशिंग स्ट्रेंथ आप देखोगे एग्रीगेट की तो 15 से 40 एमपी आपको क्रैशिंग स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, जो नॉर्मल वेट एग्रीगेट आपका होगा। एग्जाम्पल देखो, सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, क्रेस्ट रॉक हो गया, ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये सारे के सारे आपके नॉर्मल वेट एग्रीगेट होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद आपका आता है हैवी वेट एग्रीगेट। और हैवी वेट एग्रीगेट की अगर बात जब की जाती है तो यहाँ पर जो आपका कंक्रीट प्रोड्यूस होने वाला है किस यूनिट वेट का, 28 टू 29, क्लियर, 28 टू 29 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब का। और जो यहाँ पर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी की रेंज मिलेगी वो 2.8 टू 2.9 आपको मिलेगी, कितनी मिलेगी, 2.8 टू 2.9 आपको मिलेगी स्पेसिफिक ग्रेविटी की रेंज, ठीक है। वहां पे 2.5 टू 2.7 थी, यहाँ पे आपकी कितनी हो गई, 2.8 टू 2.9 आपकी हो गई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अगर हम एग्रीगेट को यूज कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी, क्वालिटी मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वालिटी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे क्वालिटी में सबसे पहला कि जो एग्रीगेट आपका होगा वो हार्ड होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए एंड वेल ग्रेडेड होना चाहिए, क्लियर। वेल ग्रेडेड का मतलब ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट साइज के आपको उसमें मिलना चाहिए जिससे इंटरलॉकिंग आपको अच्छी मिले। दूसरा है द फाइनेस मॉडुलस ऑफ नेचुरल सैंड शुड बी इन द रेंज ऑफ 2.2 टू 3.0 एंड देन द आर्टिफिशियल सैंड शुड बी इन द रेंज ऑफ 2.4 टू 2.8, क्लियर। मतलब जो फाइनेस मॉडुलस होना चाहिए नेचुरल सैंड का 2.2 से 3.0 और आर्टिफिशियल सैंड का 2.4 टू 2.8 के बीच में होना चाहिए। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एग्रीगेट शुड बी स्टेबल, मॉइस्चर कंटेंट कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, क्लियर। एंड इन आर्टिफिशियल सैंड इट शुड नॉट एक्सीड 6%, और आर्टिफिशियल सैंड के अंदर ये 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये तो क्वालिटी अपन ने देखी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि भाई एग्रीगेट का यूज जो आप कंस्ट्रक्शन में करते हो तो कहां कहां आप एग्रीगेट का यूज करते हो, ठीक है। तो आप एग्रीगेट का यूज कहां कहां करोगे, इन कंस्ट्रक्शन द एग्रीगेट हैव मल्टीपल यूजेस, एग्रीगेट के मल्टीपल यूजेस हैं। सम ऑफ यूजेस आर विथ बाइंडिंग मटेरियल, कुछ यूजेस बाइंडिंग मटेरियल के साथ हैं और कुछ इसके यूजेस इंडिपेंडेंट हैं। अब आपको समझना है कि बाइंडिंग मटेरियल के साथ इसके क्या यूजेस हैं और इंडिपेंडेंट इसके खुद के क्या यूजेस हैं, ठीक है। तो देखो द एग्रीगेट इज द बेस मटेरियल फॉर कंक्रीट, भाई कंक्रीट के लिए एज अ बेस मटेरियल आप यूज करते हो। एंड प्रोवाइड बल्क, बल्क मतलब कि वॉल्यूम, 70 से 80% ऑफ सीमेंट कंक्रीट वॉल्यूम इन कोर्स एग्रीगेट। मतलब कोर्स एग्रीगेट मतलब कंक्रीट के अंदर जो 70 से 80% वॉल्यूम होता है वो कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम होता है।
मतलब यह कंक्रीट को वॉल्यूम प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है? कंक्रीट को वॉल्यूम प्रोवाइड कराता है। दूसरा, इट लिमिट द श्रिंकेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट अपॉन ड्राइंग। जब ये ड्राई करता है तो भाई ये रोकता है श्रिंकेज को। क्लियर? द कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट मिक्सचर इज यूज्ड एज अ बेस एंड सब बेस कोर्स इन रोड कंस्ट्रक्शन। रोड कंस्ट्रक्शन में आप कोर्स और फाइन एग्रीगेट का मिक्सचर यूज करते हो। क्लियर? एज अ बेस और सब बेस। नेक्स्ट, द कोर्स एग्रीगेट मिक्स्ड विथ बिटुमन इज यूज्ड इन बियरिंग कोट ऑफ रोड। रोड के बियरिंग कोट के लिए आप कंक्रीट को, मतलब जो कोर्स एग्रीगेट है उसको बिटुमन के साथ मिक्स करके यूज करते हो। ठीक है? नेक्स्ट आप देखो, इन रेलवे द हाई स्ट्रेंथ क्रस्ड कोर्स एग्रीगेट इज यूज्ड एज अ ब्लास्ट। आपने देखा होगा कि जो पटरियां होती है उसके नीचे एग्रीगेट डला हुआ होता है, उसको ब्लास्ट बोला जाता है। टू सेफली ट्रांसफर द लोड एंड वाइब्रेशन टू द सबग्रेड। सेफली आपका वाइब्रेशन और लोड सबग्रेड को ट्रांसफर कर सके। A graded mixture of fine and coarse aggregate is used as filtration media in water and sewage treatment। सीवेज ट्रीटमेंट और वाटर ट्रीटमेंट में फाइन और कोर्स एग्रीगेट का जो ग्रेडेड मिक्सचर आप होता है एज अ फिल्ट्रेशन में यूज करते हो। ठीक है? कहां पे यूज करते हो? एज अ फिल्ट्रेशन में आप यूज करते हो। द एग्रीगेट आर ऑफन यूज्ड एज बैकफिलिंग मटेरियल। आप एज अ बैकफिलिंग मटेरियल भी इसको यूज करते हो। जैसे आपने ये बॉल बनाई, इसके पीछे आपने मटेरियल को भर दिया, तो बैकफिलिंग में भी आप यूज करते हो। Sometimes the aggregate are used below the foundation as an alternative to the boulder soiling। क्लियर? boulder soiling की जगह आप एज अल्टरनेटिव मटेरियल एग्रीगेट का यूज करते हो। ठीक है? चलो, अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो हमारा यहाँ पर है टॉपिक, वो है एग्रीगेट पर आप कौन कौन से टेस्ट करते हैं। क्लियर? हम यहाँ पे टेस्ट की बात करेंगे कि कौन कौन से आप टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं टेस्ट की यहाँ पे बात करूं तो पहला टेस्ट आपका होता है क्रशिंग टेस्ट। दूसरा आपका एब्रेशन टेस्ट है, इम्पैक्ट टेस्ट है, साउंडनेस टेस्ट है, शेप टेस्ट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट आपका है, बिटुमिनस एडहेजन टेस्ट है। क्लियर? इस टाइप की आपके डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है। क्लियर? लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कि स्पेसिफाई किया गया है कि आपको पर्टिकुलर कोर्स एग्रीगेट पढ़ना है कि कोर्स एग्रीगेट की टेस्टिंग कौन कौन सी है, तो हम इस लेक्चर के अंदर कोर्स एग्रीगेट की टेस्टिंग यहाँ पे देखेंगे कि कोर्स एग्रीगेट पर आप कौन कौन सी टेस्टिंग डन करते हो। क्लियर? सबसे पहला जो टेस्टिंग हमारा कोर्स एग्रीगेट के लिए होता है वो हमारा होता है शेप एंड साइज टेस्ट। क्लियर? सबसे पहला जो टेस्ट हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं कोर्स एग्रीगेट के लिए वो शेप एंड साइज टेस्ट हमारा होता है। क्लियर? इसकी बात करें तो शेप और साइज ऑफ एग्रीगेट में हम क्या फाइंड आउट करते हैं? फ्लैकीनेस इंडेक्स और एलोंगेशन इंडेक्स को फाइंड आउट करते हैं। इसको फाइंड आउट करते हैं, फ्लैकीनेस इंडेक्स और एलोंगेशन इंडेक्स को हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। मतलब ये दोनों टेस्ट आप परफॉर्म करते हो एज अ शेप एंड साइज टेस्ट में। ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्लैकीनेस इंडेक्स की बात करेंगे कि फ्लैकीनेस इंडेक्स आपका होता क्या है। ठीक है? फ्लैकीनेस इंडेक्स आपका होता क्या है? ये क्या हो गया? ठीक है? फ्लैकीनेस इंडेक्स टेस्ट की बात करते हैं तो देखो, फ्लैकीनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ एग्रीगेट whose least dimension is less than 0.6 times their mean direction to the weight of the sample taken। मतलब जो फ्लैकीनेस इंडेक्स हमारा होता है वो क्या बोला मैंने, यह आपका रेशियो होता है किसका? वेट ऑफ एग्रीगेट whose least dimension, वो वाला वेट ऑफ एग्रीगेट जिसकी लीस्ट डायमेंशन लेस देन होती है 0.6 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन के। क्लियर? वो डिवाइड में क्या आएगा? वेट ऑफ द सैंपल टेकन, जो आपने टोटल ओवरऑल वेट लिया है सैंपल का। क्लियर? ये आपका फ्लैकीनेस इंडेक्स कहलाता है। अब मिनिमम ऑफ 200 पीसेस ऑफ एग्रीगेट आर रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग। क्लियर? अगर आपको ये फ्लैकीनेस इंडेक्स टेस्टिंग करना है तो कम से कम 200 आपको पीसेस यहाँ पे लगेंगे एग्रीगेट के। ठीक है? चलो, नेक्स्ट आपका होता है एलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट। तो एलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट की अपन बात करें तो ये क्या होता है आपका? तो देखो, elongation index test must be performed only on non flaky aggregate। यह आपको
कब परफॉर्म करना है? जब आपके पास जो एग्रीगेट होंगे वो नॉन फ्लैकी एग्रीगेट आपके होंगे। कैसे होंगे? नॉन फ्लैकी एग्रीगेट होंगे। elongation index is defined as the ratio of weight of aggregate whose greater dimension is greater than 1.8 times of their mean dimension। मतलब आपको यहाँ पे वेट लेना है उन एग्रीगेट्स का जिनकी डायमेंशन मीन डायमेंशन के 1.8 टाइम्स ज्यादा है, और डिवाइड बाई आपको जो सैंपल लिया है उसका वेट रखना है। तो आप कैसे यहाँ पे निकालोगे एलोंगेशन इंडेक्स को? तो देखो एलोंगेशन इंडेक्स आपका हो गया वेट ऑफ एग्रीगेट व्हिच ग्रेटेस्ट डायमेंशन इज ग्रेटर देन 1.8 टाइम्स ऑफ देयर मीन डायमेंशन डिवाइड बाय वेट ऑफ सैंपल इज टेकन इनटू आप क्या कर दोगे 100 कर दोगे। तो बोथ फ्लैकीनेस इंडेक्स और एलोंगेशन इंडेक्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 30%। क्लियर? आप सोच रहे होगे सर वहां पे आपने वैल्यू नहीं बताई थी बट डेफिनेशन बता दी थी। तो याद रखना कि ये 30% के बराबर या 30% से कम होना चाहिए। क्लियर? 30% के बराबर यहाँ पे जो आंसर निकलेगा ना आपका परसेंटेज में, क्योंकि रेशियो फाइंड आउट आप कर रहे हो, तो 30% से कम होना चाहिए या फिर 30% के बराबर आपका होना चाहिए। क्लियर? दैट इज द फ्लैकीनेस इंडेक्स और एलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट, ये दोनों आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा सेकंड आता है स्ट्रेंथ टेस्ट। क्लियर? इसके अंदर हमें एग्रीगेट की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है? हमें एग्रीगेट की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है। हम एग्रीगेट की स्ट्रेंथ को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो द स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट इज बेस्ड ऑन 3 पैरामीटर, 3 पैरामीटर होते हैं। एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू ACV, एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू AIV एंड एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू AAV। क्लियर? ये शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद रखना है। क्रशिंग वैल्यू आप देखते हो, इंपैक्ट वैल्यू आप देखते हो और एब्रेशन वैल्यू आप देखते हो। इन तीन वैल्यू के बेसिस पर आप एग्रीगेट की स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हो। सबसे पहले अपन यहाँ पे क्रशिंग वैल्यू को देखेंगे कि क्रशिंग वैल्यू हमारी होती क्या है। ठीक है, अपने को प्रोसीजर में नहीं जाना है क्योंकि अपने को डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं लिखना है। ठीक है, अपने को डेटा पे जाना है। डेटा आपको क्या क्या याद रखना है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे पहले दिस टेस्ट गिव्स द एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू which is an index of crushing strength of aggregate। क्लियर? ये टेस्ट आपको क्रशिंग वैल्यू देता है। क्लियर? ये क्या करता है? क्रशिंग वैल्यू आपको देता है। द एपरेटस यूज्ड फॉर दिस टेस्ट, इस टेस्ट के लिए जो एपरेटस यूज होता है वो कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन या फिर यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन आप यूज करते हो। क्लियर? एपरेटस का नाम आपको याद रखना है। कौन सा एपरेटस आप यहाँ पे यूज करते हो? तो कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन या फिर यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का आप यहाँ पर यूज करते हो। क्लियर? अ सैंपल ऑफ एग्रीगेट इन सरफेस ड्राई कंडीशन, जो आप एग्रीगेट का सैंपल यहाँ पे लोगे वो उसकी सरफेस आपकी ड्राई कंडीशन में होना चाहिए। विच पास थ्रू द 12.5 mm सीप, आप उसको 12.5 mm सीप से पास कराएंगे एंड आर रिटेंड ऑन 10 mm सीप। क्लियर? और वो रिटेंड कहां पे होगा? 10 mm सीप पे आप रिटेंड करोगे। क्लियर? फिर आप उसको ले लोगे टेस्ट के लिए और उसका आपने वेट कर लिया तो वो वेट आ गया आपका W1। क्लियर? 12.5 mm सीप से पास कराना है और 10 mm की सीप के ऊपर जो रिटेंड हो रहा होगा उसके नीचे 10 mm की सीप लगा दी, उसके ऊपर जो रिटेंड मटेरियल है उसको लिया और आपने उसका वेट कर लिया, डेट इज द W1। अ लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन इज अप्लाइड, उसके ऊपर आप कंप्रेशन मशीन के अंदर वो सैंपल रख दिया, उसके ऊपर 400 किलो न्यूटन का आपने ग्रेजुअली लोड अप्लाई किया 10 मिनट तक। क्या किया? 10 मिनट तक आपने ग्रेजुअली लोड को अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद सैंपल जो आपका आया उसको आपने सीव किया, छाना 2.36 mm सीप से। क्लियर? किससे छाना? 2.36 mm सीप से आपने छाना। एंड द फ्रैक्शन पासिंग थ्रू द सीप, जो फ्रैक्शन आपका सीप से पास हुआ है उसका आपने क्या कर लिया? वेट कर लिया और उसका वेट कितना आया? W2 आपका आया। तो आप बोलोगे सर क्रशिंग वैल्यू हमारी क्या होगी? तो एग्रीगेट की क्रशिंग वैल्यू क्या होगी? तो एग्रीगेट की क्रशिंग वैल्यू देखो, एग्रीगेट की क्रशिंग वैल्यू ये आ गई W2 डिवाइड बाय W1 इंटू 100। आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो, आपको उसकी क्रशिंग वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? तो ये क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट आपका होता है। क्लियर? क्या होता है? क्रशिंग स्ट्रेंथ आपका टेस्ट होता है। ऐसे आप क्रशिंग स्ट्रेंथ यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? ये आपका क्रशिंग टेस्ट सेटअप है।
यहाँ पे सैंपल भरा हुआ है, ये पिस्टन है, ठीक है, और यहाँ पे जो लोड आप अप्लाई कर रहे थे वो कितना कर रहे थे भाई, 400 किलो न्यूटन का लोड आप यहाँ पे कर रहे थे। और जो यहाँ पे सैंपल आपने लिया था वो कौन सा सैंपल लिया था, कलर बदलना पड़ेगा, बदल देते हैं। ये था आपका रिटेंड मटेरियल ऑन 10 mm सीप, क्लियर। 10 mm सीप पर जो आपका रिटेंड मटेरियल था वो आपका एज अ सैंपल यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये आपका सेटअप है, क्रशिंग टेस्ट सेटअप, क्लियर, ये याद रखना है, ठीक है। चल नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट आप जो यहाँ पे निकालोगे वो निकालोगे अब इम्पैक्ट वैल्यू, क्लियर। अभी आपने क्या निकाला, अभी आपने निकाला था भाई क्रशिंग वैल्यू, अब आप निकालोगे इम्पैक्ट वैल्यू। अब इम्पैक्ट वैल्यू आप कैसे निकालोगे, क्या प्रोसीजर होगी इम्पैक्ट वैल्यू की, देखो दिस टेस्ट गिव्स द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, यह टेस्ट आपको एग्रीगेट की इम्पैक्ट वैल्यू देता है, विच इज एन इंडेक्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट टू सडन शॉक और इम्पैक्ट। जब एग्रीगेट के ऊपर सडन शॉक या सडन आपका इम्पैक्ट आ रहा है, क्लियर, सडन इम्पैक्ट आ रहा है, तो क्या रेजिस्टेंस ऑफर आपका कर रहा है एग्रीगेट, यह आपको उसकी इम्पैक्ट वैल्यू से पता चलता है। क्या है, यह आपको उसकी इम्पैक्ट वैल्यू से पता चलता है। यहाँ पे जो आपका मशीन यूज होता है वो मशीन आपकी इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन आप यहाँ पे यूज करते हो, क्या करते हो, इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन आप यूज करते हो। यहाँ पे भी आप देखो सैंपल ऑफ एग्रीगेट इन सरफेस ड्राई कंडीशन, सरफेस आपकी ड्राई कंडीशन में होना चाहिए, विच पास थ्रू 12.5 mm सीप, 12.5 mm सीप से पास कराना है। और रिटेंड कहां पे होगी आपकी, 10 mm सीप पर रिटेंड होगा, और आपको उसका वेट ले लेना है, जो रिटेंड मटेरियल है उसका आपको वेट ले लेना है W1, क्लियर, कितना वेट ले लेना है आपको, AW1 आपको वेट ले लेना है, ठीक है, क्या कर लेना है, AW1 आपको वेट ले लेना है। द होल सैंपल इज कॉम्पैक्टेड इन 3 लेयर। अब जो इम्पैक्ट वाली मशीन आपकी उसके अंदर आपने सैंपल को भरा, तो सैंपल को आपको क्या करना है, 3 लेयर में भरना है, और ईच लेयर को 25 नंबर ऑफ बिलोज आपको देना है, क्या करना है, आपको 25 नंबर ऑफ बिलोज आपको देना है, ठीक है। और 3 लेयर में आप उस मशीन को क्या करोगे, मतलब जो आपका कंटेनर होगा उसको फिल करोगे। नाउ द हैमर ऑफ इम्पैक्ट टेस्टिंग, इम्पैक्ट टेस्टिंग का अब जो हैमर आपका होगा उसको आप राइज करोगे अंटिल इट्स लोअर फेस इज 380 mm अबव द अपर सरफेस ऑफ एग्रीगेट, तब तक आप उसको राइज करोगे जब तक उसका जो लोअर फेस है वो एग्रीगेट की सरफेस से 380 mm ऊपर ना हो जाए। जैसे ही वो ऊपर हो गया तो अलाउड टू फॉल फ्रीली, आप उसको छोड़ दो फ्रीली, ठीक है। द टेस्ट सैंपल इज सब्जेक्टेड टू टोटल ऑफ 15 बिलोज, मतलब 15 बार ऐसा करना है, ईच बीइंग डिलीवर्ड एट एन इंटरवल ऑफ नॉट लेस देन 1 सेकेंड, क्लियर, 1 सेकेंड से ज्यादा, नॉट लेस देन, क्लियर, इससे कम नहीं होना चाहिए, क्लियर, कम से कम इंटरवल क्या रखना है, आपको इंटरवल रखना है यहाँ पर, ठीक है, 1 सेकेंड का, ठीक है। द सैंपल इज नाउ सीव्ड ऑन 2.36 mm सीप, अब उस सैंपल को आपको 2.36 mm सीप से आपको क्या करना है, आपको छानना है, सीप करना है, और जो फ्रैक्शन आपका आएगा, जो पासिंग फ्रैक्शन आपका आएगा उसका आपको वेट कर लेना है W2, पासिंग फ्रैक्शन का आपको वेट ले लेना है, कितना ले लेना है, W2 आपको वेट ले लेना है। तो आपकी इंपैक्ट वैल्यू कैसे निकल के आएगी, ये फॉर्मूला हो गया आपकी इंपैक्ट वैल्यू का, ये आपकी इंपैक्ट वैल्यू का फॉर्मूला हो गया है, ठीक है, यह क्या हो गया आपका फॉर्मूला हो गया है इंपैक्ट वैल्यू का, ठीक है। तो ये प्रोसीजर याद रखना है आपको, छोटी सी प्रोसीजर में आपको ये बता दिया हूं यहाँ पे, ठीक है। और जितना ये डेटा यहाँ पे मैंने बताया है ना, ये डेटा आप यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो डेटा है ना आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये डेटा से क्वेश्चन आपके बनते हैं,
ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। आप देख सकते हो ये आपका इम्पैक्ट टेस्ट सेटअप दिख रहा है, ये नीचे आपका स्पेसिमेन भरा हुआ है, मोल्ड भरा हुआ है, फॉलिंग हैमर है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कितने ऊपर, तो यहाँ पे आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो ये, जिससे आपको याद रहे। ये भाई 380 mm, ठीक है। ये फ्री फॉल हाइट जो आएगी ना आपकी, वो 380 mm आएगी, ठीक है। चल नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा आता है एब्रेशन वैल्यू, क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू। एब्रेशन वैल्यू को अपन यहाँ पे देखते हैं। देखो एब्रेशन वैल्यू की अगर मैं बात करूँ ना, तो आप यहाँ पे दो मशीन आपके पास होती हैं। पहली मशीन की अगर मैं बात करूँ, तो पहला मशीन होता है आपका डेवल मशीन, ठीक है, पहला मशीन ये होता है। और दूसरे मशीन की अगर मैं बात करूं, तो दूसरा मशीन यहाँ पर होता है लॉस एंजलस। दूसरा मशीन कौन सा होता है, लॉस एंजलस मशीन, क्लियर। इन दोनों मशीन की हेल्प से आप यहाँ पे एब्रेशन वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, सबसे पहले अपन डेवल मशीन का यूज करते हैं, ठीक है। इसका यूज करते हैं, डेवल मशीन का यूज करते हैं। डेवल मशीन का यूज करके कैसे निकालोगे, देखो द टेस्ट स्पेसिमेन ऑफ एग्रीगेट इज weighed before transferring it to machine along the abrasive charge, क्लियर। जो हमें एब्रेसिव चार्ज इसके ऊपर लगाना है ना, उसके पहले जो टेस्ट स्पेसिमेन एग्रीगेट है उसका आपको वेट कर लेना है। नाउ दिस सैंपल इज प्लेस्ड इन द ड्रम ऑफ द मशीन, क्लियर। जो मशीन है उसका जो ड्रम है, क्लियर, वो इंक्लाइंड है आपका 30 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से, क्लियर। और उसके अंदर आपको प्लेस कर देना है, और आपको उस ड्रम को अलाउ कराना है, कितना रोटेट कराना है, 2000 रेवोल्यूशन पर आवर फॉर 5 आवर्स, मतलब 5 घंटे आपको उसको रिवॉल्व कराना है। और एक आवर में जो रेवोल्यूशन आपके होंगे वो कितने होंगे, 2000 होंगे, ठीक है। आफ्टर 5 आवर्स द एग्रीगेट आर सीव्ड ऑन आ 1.70 mm ISC, क्लियर। कौन सी सीव आ गई है, 1.70 mm ISC से आपको क्या कराना है, इसको क्या कराना है, सीव्ड कराना है। फिर एंड द रिटेन्ड एग्रीगेट, अभी पासिंग आप देख रहे थे, अब आपको देखना रिटेन्ड। रिटेन्ड एग्रीगेट जो आपका आया उसका आपने वेट कर लिया, डेट इज द W2, क्लियर। तो लॉस इन वेट, कितना वेट लॉस हुआ है परसेंटेज में, क्लियर। तो आपको इसका रिजल्ट जो मिलेगा वो किसमें मिलेगा, परसेंटेज ऑफ बियर में मिलेगा। किसमें मिलेगा, परसेंटेज ऑफ बियर में मिलेगा। तो एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू कैसे निकलेगी, W2 अपॉन W1 इंटू 100, ठीक है। याद रखना ये रिजल्ट आपका किसमें मिलेगा, परसेंटेज ऑफ बियर में आपका मिलेगा, ठीक है। आया समझ में। और ये जो डेटा मैंने आपको बताया, ये डेटा आप यहाँ पे याद रखोगे कि भाई रोटेट कराना है ये वाला 5 घंटे तक, आपको 1 घंटे में 2000 रेवोल्यूशन आपके होने चाहिए, ठीक है। अगर डेवल एब्रेशन मशीन की बात करो, तो आप ये देख सकते हो, ये आपके इंक्लाइंड ड्रम लगे हुए हैं जो 30 डिग्री इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल से, क्लियर। हॉरिजॉन्टल से क्या है आपके, 30 डिग्री इंक्लाइंड है, क्लियर। ये आपका डेवल मशीन आपकी है, ठीक है। ठीक है, डेवल मशीन आपकी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपन यूज करते हैं लॉस एंजलस एब्रेशन टेस्टिंग मशीन। अब लॉस एंजलस एब्रेशन टेस्टिंग मशीन आप लिए, तो इसमें देखो क्या होता है, टेस्ट स्पेसिमेन एग्रीगेट, जो भी एग्रीगेट का टेस्ट स्पेसिमेन है उसका आपको वेट कर लेना है, क्लियर। यहाँ पे भी आप एब्रेसिव ही चार्ज देते हो, ठीक है, मशीन के अंदर पुट करना है यहाँ पे भी वैल्यू। द सैंपल इज नाउ प्लेस्ड इन द सिलेंडर, क्लियर। यहाँ पे आपने जो मटेरियल को प्लेस किया था वो ड्रम में प्लेस किया था, जो 30 डिग्री क्या था आपका, इंक्लाइंड था हॉरिजॉन्टल से। वो यहाँ पे आपका क्या है, एक सिलेंडर है जिसके अंदर आपको क्या करना है, मटेरियल को प्लेस करना है। अलाउड टू रोटेट 20 to 33 RPM, क्लियर। RPM मतलब रोटेट पर मिनट आपका हो गया, या रेवोल्यूशन पर मिनट आपका हो गया, क्लियर। तो रोटेट करना है आपको 20 से 30 RPM पर, और टोटल आपको कितने रेवोल्यूशन दिलाना है, 500 रेवोल्यूशन दिलाना है। ये डेटा याद रखना है, ये डेटा आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है,
ठीक है, कि आप यहाँ पर कितने आरपीएम पर इसको रोटेट करा रहे हो और कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आपने यहाँ पे कराए हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपके 500 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होंगे, एग्रीगेट को आपको सीप करना है 1.70 mm IS सीप से, और जो मटेरियल आपका यहाँ पे रिटेंड होगा उसका आपको क्या कर लेना है, वेट कर लेना। मतलब पहली बार जो आपने यहाँ पे वेट किया होगा वो आपका W1 हो गया होगा, और दूसरी बार आपने जो वेट किया होगा वो आपका W2 हो गया होगा। क्लियर? तो लॉस इन वेट x परसेंट, आपको वही परसेंटेज ऑफ बियर में इंडिकेट होगा, और इसकी भी वैल्यू कैसे निकलेगी, W2 अपॉन W1 इंटू 100। आप इस बेसिस पर इसका क्या कर सकते हो, आप इस बेसिस पर इसका लॉस एंजलस एब्रेशन टेस्टिंग मशीन से आप इसके एब्रेशन वैल्यू को निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये है आपका लॉस एंजलस एब्रेशन टेस्ट सेटअप। क्लियर? ये सिलेंडर आपका है, ठीक है, इसमें ये कवर डले हुए होते हैं, रेवोल्यूशन काउंटर यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो आप चार्ज देते हो ना भाई, एग्रीगेट को चार्ज कैसे मिल रहा होगा, तो ये स्टील की बॉल्स यहाँ पे डली हुई होती हैं। क्लियर? स्टील बॉल्स होती हैं 47 mm स्टील बॉल्स आपकी इसके अंदर डली होती हैं, कि जब ये रिवॉल्व करता है तो एग्रीगेट के साथ वो बॉल्स आपकी जो होती हैं वो टकराती हैं। क्लियर? तो ये आपका लॉस एंजलस एब्रेशन टेस्ट सेटअप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट आपका आता है साउंडनेस टेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट आपका क्या होता है, नेक्स्ट आपका होता है साउंडनेस टेस्ट। अब साउंडनेस टेस्ट के अंदर आप क्या करोगे, देखो, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू एक्सेस द ड्यूरेबिलिटी ऑफ एग्रीगेट। क्लियर? साउंडनेस आप जो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो वो एग्रीगेट की ड्यूरेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हो, एग्रीगेट की ड्यूरेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हो। इट इज अ साइकिल प्रोसेस ऑफ अल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग। क्लियर? अल्टरनेटिव वेटिंग और ड्राइंग की एक आपकी साइक्लिक प्रोसेस होगी, मतलब एक बार हम उसको पानी में गीला करेंगे, फिर सुखाएंगे, फिर गीला करेंगे, फिर सुखाएंगे, यही साइक्लिक प्रोसेस हो गई। सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन और मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर वेटिंग। क्लियर? गीला करना है, किसमें करना है, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन और मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन। ये नाम आपको याद रखना है केमिकल्स का, क्योंकि यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यहां से। ठीक है, आफ्टर 10 साइकिल अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। क्लियर भाई? 10 साइकिल आपको लेना है अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग की। क्लियर? परसेंट लॉस ऑफ वेट इज ऑब्जर्व। आपको क्या देखना है यहाँ पे, कि कितना परसेंट ऑफ वेट लॉस आपको यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, इट शुड बी लेस देन 12%, अगर ये 12% से कम है। इफ वेटिंग इज डन यूजिंग सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। क्लियर? इट शुड नॉट बी लेस, मतलब समझना, अगर आपने सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लिया है तो इट शुड बी लेस देन 12%, 12% से कम होना चाहिए। और अगर आपने मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन लिया है तो इट शुड नॉट बी लेस देन 18%, 18% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये लास्ट के 2 पॉइंट, कि अगर कौन सा सॉल्यूशन अगर आप लोगे तो कितना होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया है, ये आपका साउंडनेस टेस्ट हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा जो कोर्स एग्रीगेट था, उन कोर्स एग्रीगेट पर हम कौन कौन सी टेस्टिंग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, एग्रीगेट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, एग्रीगेट की प्रॉपर्टी क्या है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये जो एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट वाला टॉपिक आपके सिलेबस में है, आप चाहो तो सिलेबस में देख लेना। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो हमने सीमेंट को पढ़ लिया, हमने ब्रिक को पढ़ लिया, हमने कोर्स एग्रीगेट को पढ़ लिया। ये जो मटेरियल वाला आपका पार्ट था ना, ये मटेरियल वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? जो आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, क्लास ओवर।